अच्छा जी। कॉरपोरेट लॉज एंड गवर्नेंस। आपको आइडिया होगा कि इस दफ़ा जो हम सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जून 2026 या इसके बाद की अटेम्प्ट्स के लिए, तो उसके अंदर जो है वो स्कीम 2025 के रंग शामिल हैं। स्कीम 2025 में जो है वो सिलेबस में कुछ तरमीम की गई। इसके अलावा जो है वो इसका नाम भी तब्दील किया गया, यानी कि इसका नाम कॉरपोरेट लॉज एंड गवर्नेंस रख दिया गया। पहले एडवांस कॉर्पोरेट लॉस होता था, अब इसका नाम कॉर्पोरेट लॉस एंड गवर्नेंस हो गया। अच्छा, मजीद आपको ये बताएं कि अ, आपको जो है वो इस दफ़ा जो अटेम्प्ट में, यानी कि कॉर्पोरेट लॉ में हमेशा जो है वो बहरहाल ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि लॉ में कोई कोई चेंजेस आ गई हैं। लॉ में चेंजेस आने के अलावा जो है वो फिर ये भी मामला होता है कि आई कैप की जो है वो बहरहाल जो भी इनके इख्तियारात होते हैं उसके तहत वो सिलेबस में भी आगे पीछे करते हैं। तो आपको जो है वो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि इस दफ़ा जो है वो हमें सिलेबस के अंदर क्या कुछ कवर करना है। अच्छा, सिलेबस के अंदर जो कवर करना है उसके अंदर जो तरमीम आई है उसको भी मैं साथ साथ आपको जो है वो डिस्कस करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो है वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, या बहरहाल जो है वो पहले किसी दर्जे में खुद से पढ़ चुके हैं, या बहरहाल जो है वो पिछले बैचेस में दाखिला लेके उन्होंने उस वक्त जो है वो पढ़ लिया था, तो उस वक्त के मुकाबले में इस दफ़ा के लिए थोड़ा सा जो है वो सिचुएशन चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग को मैंने ऐसे हाईलाइट किया है कि जो ग्रीन हाईलाइटेड है सिलेबस के अंदर, ये वो चीज़ें हैं जो स्कीम 2025 में सिलेबस में मजीद ऐड हुई हैं। जो येलो हाईलाइटेड है ये वो चीज़ें जो स्कीम 2025 से सिलेबस में से निकाल दी गई हैं। और जो ये बेज कलर जो है वो हाईलाइटेड है, ये वो हैं जिसके अंदर जो है वो 12 लॉ में अमेंडमेंट्स हुई हैं, मजबूरन आईकेप को भी इसके ऊपर एग्री करना पड़ा है। ये बेसिकली सिलेबस की जो है वो चेंजेस नहीं है, ये लॉ की चेंजेस हैं तीसरे नंबर पे। और इसको मुख्तलिफ एसआरओज वगैरह के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट की गई है। और इसके अंदर जो है वो लॉ में चेंजेस आई तो आईकेप इसको अडॉप्ट कर रहा है। और कैसे अडॉप्ट कर रहा है, आईकेप ने इसके ऊपर जो है वो प्रेस रिलीज जारी की है 30 दिसंबर 2025 की। और इसके अलावा जो है वो जो चार एरियाज है सिलेबस को कवर करने के, इसके अंदर जो है वो कोई रीशफलिंग भी हुई है। तो रीशफलिंग जो है ये पर्पल हाईलाइटेड जो है वो बेसिकली हमारे सिलेबस में है। तो जो ये हाईलाइटेड एरियाज हैं उनके अंदर जो है वो जो तरामीम आई है उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, उसको अपडेट कर लिया जाए, तो जो पिछले लोग हैं उनका भी बहरहाल जो है वो एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब सिलेबस को अंदर जो है वो हमारी चार एरियाज में कवरेज है। नंबर वन एरिया जो है वो हमारा ये है कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस हमें कवर करनी है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस ये हैं कि आप कंपनी सेक्रेटरी अगर बने हुए हों किसी कंपनी में, और ख़ास तौर पे किसी लिस्टेड कंपनी में, मेजोरिटी सवालात एग्जाम में जो है वो लिस्टेड कंपनियों के आते हैं, तो उस सूरत हाल में आपको काम के दौरान में किस तरीके से एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। कोई आपको जो है वो मीटिंगें करवानी है, मिनट्स लिखने हैं, कोई इश्यूज आ जाते हैं, कोई जो है वो एससीसीपी की क्वेरी आ जाती है, तो उस वक्त आप जो है वो सेक्रेटरी के तौर पे रोल कैसे प्ले करते हैं, उसके लिए जो है वो 12 सवाल तरतीब दिए जाएंगे। और 35 से 45 नंबर का जो है वो ये एरिया मुख्तस किया गया है। दूसरा जो है वो एरिया जो है वो सिलेबस के अंदर है, वो है मेडिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एंड गवर्नेंस। यानी कि जो है वो कंपनी के अंदर अगर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो डिस्प्यूट्स के इस तरीके से मामलात होते हैं कि कोई जो है वो रेजोल्यूशन के ऊपर जाना है, यानी कि कोई सॉल्यूशन के ऊपर जाना है, या कोर्ट वगैरह को इन्वॉल्व करना है, या कोई ऐसे मामलात आ गए हैं जिसके ऊपर कोई बहुत हाई लेवल इंटेलेक्ट इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, यानी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को बहरहाल इस एरिया में पढ़ाया जाएगा। इसमें लास्ट टाइम एक एरिया होता था, उसको कहते थे रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन जो है वो एक तरीके से बाईपास या सर्जरी होती है किसी कंपनी की, जो इस दफ़ा आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। और अब जो है वो इसकी जगह पे, रिहेबिलिटेशन की जगह पे इन्होंने गवर्नेंस को डाल दिया है। तो 10 से लेकर 15 नंबर तक जो है वो बहरहाल ये एरिया आपका टेस्ट होगा।
तीसरे नंबर पे जो है वो है, उसको कहते हैं स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉज। आपने एफआर के सिलेबस के अंदर स्पेशलाइज अकाउंट्स जो पढ़े हैं, वो बहरहाल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉज हैं, और इसके अंदर भी 10 से 15 नंबर मुख्तस किए गए हैं। इसके अंदर जो है वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के शमूलियत भी है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एक पुराना कानून है जो अब बिल्कुल नापेद हो चुका है, खत्म हो चुका है, मगर उसके कुछ मखसूस सेक्शन हमारी कॉर्पोरेट लॉ की हिस्ट्री में मेंटेन किए गए हैं, और इसीलिए आईकेएम ने भी इसको एडॉप्ट किया हुआ है। तो जब इंशाल्लाह इसकी मजीद अभी आज की क्लास में डिग डाउन करेंगे सारी डिटेल को, तो आपको मजीद इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अंदर स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉस के अंदर हमें एक तो एनबीएफसी से मुतालिक बातें पढ़नी है। इसके अलावा एनबीएफसी के अलावा इंश्योरेंस के बारे में बातें पढ़नी है, और इसके अलावा बैंक के बारे में पढ़नी है। तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, बैंकिंग ऑर्डिनेंस और एनबीएफसी के मुताबिक, एनबीएफसी में ये म्यूचुअल फंड्स और ये लीजिंग कंपनियां वगैरह आ जाती हैं। तो इनको कहा जाता है कि भाई ये जो है वो स्पेशलाइज कंपनीज हैं, और इसकी पढ़ाई जो है वो 10 से 15 नंबर के लिए मुख्तस है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है अदर रिलीवेंट लॉज में, जिसको अदर लॉज के नाम से स्टूडेंट जो है वो पुकारते हैं, इसके अंदर आप लोगों को 30 से 40 नंबर कवर करने हैं। और ये 30 से 40 नंबर के लिए बहुत ठीक ठाक जो है वो कवरेज करनी पड़ती है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें फॉरेन एक्शन मैनुअल भी है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज भी है। इसके अंदर जो है वो आपको जो है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज लॉ भी है, तो वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ लॉज हैं जिसको हमें कवर करना है। अब एक एक को जो है वो हम जो है वो जरा देख लें कि क्या कुछ हमें कवर करना है। तो सबसे पहली बात ये कि भाई जो है वो सिलेबस के अंदर 4 टाइप की जो है वो चेंजेस आई हैं। नंबर 1 चेंज ये आया है कि सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ों को डाला गया स्कीम 2025 के हवाले से, तवज्जुह से, और कुछ चीज़ों को निकाला गया। और फिर जो है वो कोई लॉ में चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से 12 सिलेबस के अंदर अकॉर्डिंगली जो है वो एडॉप्शन करनी पड़ी। और चौथी बात यह है कि ये 4 एरियाज के अंदर कुछ जो है वो रीशफलिंग की है इन्होंने। तो ये 4 टाइप की चेंजेस को मैंने मुख्तलिफ कलर से हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको ज़रा एक मरतबा गो थ्रू कर लेते हैं। तो सिलेबस के अंदर सबसे पहला जो एरिया है हमारे पास वो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में हमें क्या कुछ कवर करना है, ये हमने जो यहाँ पे जॉट डाउन किया हुआ है, इसका जो है वो मकसद ये है कि आप जो है वो इसको आज की क्लास में अच्छे तरीके से समझ लें। हर अटेम्प्ट में ये होता है कि आखिर में भी बच्चे जो है वो इसी रिकंसिलिएशन में लगे होते हैं कि यार ये सिलेबस का पार्ट है कि ये नहीं है, और ये जो है वो कवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जो है वो आज आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को तरतीब दीजिएगा। आखिरी दिनों में आप चीज़ों को कंपाइल करें, ये ज़्यादा मुनासिब होता है, बजाय इसके कि ये जानने की कोशिश में लग जाएं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो कंपनीज एक्ट 2007। इसका बचत आ गई, इसकी बचत आ गई, और हमारा इस पे जो किसी का माइक ऑन है, अगर प्लीज इसको आप ऑफ कर दे तो बड़ी नवाजिश होगी। अच्छा, जो कंपनीज एक्ट का जो है वो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 275, 293 से लेकर 302, 304 से 306, 312 से लेकर 396, 406 से 468, 471 से 473, 498, 500 और 505, ये कुछ सेक्शंस के नाम लिखे हैं। अब जाहिर बात है, आज तो ये मुमकिन नहीं है कि ये सारे सेक्शंस आप जानते होंगे। आपने अपने केफ लेवल में ये 1 से लेकर 275 तक जो है वो कुछ चीजों को पढ़ा हुआ है, मगर वो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल था, यानी कि वो नॉलेज गैदरिंग थी। आज आप जो है वो जो तैयार करके बैठे हुए हैं, जो सिलेबस उठा रहे हैं, उसमें उन्हीं मालूमात को अप्लाई करने के बारे में आपको सीखना है। तो बहरहाल जो है वो एक वो भी चीज़ है जो पहले पड़ी हुई है, और उसको जो है वो मजीद रंग दे के फिर मजीद जो है वो आगे निखार के जो है वो बहरहाल जो है वो आपको ये 1 to 275 पढ़ना है। उसमें वही चीज़ है जो कंपनीज एक्ट की, जो है वो कंपनी कैसे बनती है, मेमोरेंडम कैसे बनता है, इसके अलावा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे बनाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या रोल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का क्या रोल होता है, वगैरह वगैरह। और फिर इसके अलावा मजीद जो एडवांस चीज़ें भी हैं, यानी 293 से
302 और ये ऑनवर्ड जो है, ये सारी के सारी वाइंडिंग अप है। केफ लेवल में भी वाइंडिंग अप के बारे में कुछ बातें तो बताई जाती हैं, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो हैवी वेट वाइंडिंग अप है। फिर इसके अलावा जो है वो कुछ पाकिस्तान से बाहर इंकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं, उनके जो है वो पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, जिसको फॉरेन कंपनी का ऑपरेशन कहा जाता है, वो इसमें कुछ बातें हैं, कुछ पेनल्टीज वगैरह की चीजें हैं। कुछ जो है वो कंपनीज जो स्पेशलाइज कंपनीज होती हैं उनके बारे में कुछ मालूमात है। स्पेशलाइज कंपनीज का मतलब वही, जैसे बैंक और इंश्योरेंस वगैरह। तो मिला जुला के कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन आपको पढ़ने हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर जो है जितने भी सेक्शन है यानी 514, उसको सारे नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इसके अंदर क्या कुछ है वो इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी है, हम मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, फिर जो है वो दूसरा एरिया आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो है फर्स्ट एंड सेकंड स्केड्यूल। अब फर्स्ट एंड सेकंड स्केड्यूल कंपनीज एक्ट का जो है ये किसके बारे में है? अगर कोई लॉ में, चाहे वो इनकम टैक्स लॉ हो, चाहे जो है वो एम्प्लॉयमेंट लॉ हो, चाहे जो है वो कॉर्पोरेट लॉ हो, उसमें कोई सेक्शन के अंदर लिस्टिंग जो है वो मुरतब करना मतलूब हो, तो नॉर्मली उसको किसी जो है वो टेबल या किसी शेड्यूल के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कंपनीज एक्ट में भी शेड्यूल जो मुख्तलिफ है, वो सारे शेड्यूल्स के अंदर भी, यानी कि टोटल जो है वो 7 शेड्यूल हैं, उसमें भी जो है वो बहरहाल मकसूद यही है कि कुछ चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे शेड्यूल तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको जो है वो सिर्फ 2 शेड्यूल पढ़ने हैं, एक है फर्स्ट शेड्यूल और एक है सेकंड स्केड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाते हैं तो उसके क्या कंटेंट्स होने चाहिए। और सेकंड स्केड्यूल में ये लिखा हुआ है कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है, उसको जो है वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को या कोई भी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की भी है। तो फर्स्ट शेड्यूल में आप मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना सीखिएगा, और सेकंड स्केड्यूल में आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को सीखिएगा। ये बेसिकली इनके कंटेंट्स की कंपाइलेशन है, जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल और जो है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं। ये फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड स्केड्यूल इस मकसद के लिए बने हैं। अच्छा, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की भी मामलात ये भी इसी तरीके से चलते हैं कि आप लोगों के पास जो है वो बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करना, क्लासें अटेंड करना, इसका वक्त नहीं होता है। तो इसी तरीके से कंपनियों के अंदर जो है वो बहरहाल एक चीज़ नोट की गई कि लोगों के पास जो है वो ये मीटिंग अटेंड करने का मौका या वक्त नहीं होता है। अच्छा, ये नॉर्मली कहाँ पे देखा जाता है? ये वहाँ पे देखा जाता है जहाँ पे लिस्टेड कंपनियां हो। लिस्टेड कंपनियों के अंदर अक्सर और बेशतर जो है वो एक जमे गफीर होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मेंबर, एक कंपनी, इस पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018 इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अंदर जो है वो आपको ये सहूलत मिलेगी कि आप ईमेल के थ्रू अपना वोट दे दीजिए, या एक बैलेट पेपर को यानी कि अपने वोटिंग के डॉक्यूमेंट को जो है वो ईमेल के थ्रू स्कैन करके या बारल डिस्पैच करके जो है वो अपना वोट कास्ट कर लें। तो वोट कास्ट करने के लिए जो है वो आपको अगर रिमोट के साइट के ऊपर जो है वो बेसिकली मूव करना हो, तो उसके ऊपर कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018 पढ़ना पड़ता है। तो ये बहरहाल बहुत कारआमद और बहुत मुफीद चीज़ है, जो कि जो है वो मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन को और इम्प्रूव कर रही है। तो ये क्या होता है इसके बारे में हमें पूरा ये रेगुलेशन पढ़ना है। फिर कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग रेगुलेशन 2018। नॉर्मली जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का पावर डायरेक्टर्स के पास है, मगर अगर एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो उसके अंदर जो है वो लॉ ने सजेस्ट किया है कि इसके लिए मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाइए। और उसके लिए फिर जो है वो इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के साथ साथ ये भी मुरतब किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की कंडीशंस क्या होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए रिकॉर्ड कीपिंग क्या की जानी चाहिए। तो वो कंडीशन और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, जिसका नाम है कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग रेगुलेशन 2018। अच्छा, फिर सेक्शन नंबर 218 में ये लिखा हुआ है कि जो प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, या कोई भी रिटायरमेंट फंड, और इसको आइडल भी ना रखे, इसको इन्वेस्ट
अच्छा, इन्वेस्ट कहाँ करना है, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे करना के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करना है, इसके लिए इन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया है। उसका नाम है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। इसके नाम में तो ये लिखा हुआ है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज, मगर इसके अंदर आप जब रेगुलेशन में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ अनलिस्टेड रेगुलेशन, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की। फिर इसके बाद ना हो, रिलेटेड पार्टीज जो है वो आप लोगों के ऑडिट के लिए भी एक सेंसिटिव एरिया होता है आपके। वो आपको अक्सर सजेस्ट करते हैं कि यार रिलेटेड पार्टीज की जो है वो ज़रा स्क्रूटनी अच्छे तरीके से करो। इसी तरीके से टैक्स लॉज में भी टैक्स अथॉरिटीज जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा मोहतात। इसी तरीके से कॉर्पोरेट लॉ में भी बहरहाल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो एहतियात का तकाजा। अब उसमें क्या एहतियातें करनी है, क्या बात करनी है, इसका सेक्शन तो 208 है, मगर ये कि बहरहाल जो है वो 208 के बाद इस इन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसका नाम है कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स रेगुलेशन 2018। इसके अंदर आपको सहूलत ये है कि ये पूरा का पूरा जो है वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना, इसके अंदर सिर्फ रेगुलेशन 3 से लेकर 6 तक आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है, यानी बाज़ औक़ात जो है वो इन्होंने कुछ रेगुलेशन नंबर वगैरह नहीं लिखे हुए, तो इसका मतलब होता है कि आप जो है वो रेगुलेशन पूरा पढ़िए, और जहाँ पे ये लिखा हो कि ये रेगुलेशन नंबर, तो इसका मतलब है अपनी पढ़ाई को टू दी एक्सटेंट आप मुकैयद कर दीजिएगा। इसके बाद वाले रेगुलेशन आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने। अच्छा, इसी तरीके से सेक्शन 241 से लेकर 246 में जो है वो कंपनी को डिविडेंड पेमेंट करने के बारे में सारे कवायद समझाए गए हैं कि क्या कंडीशंस हैं, डिविडेंड वगैरह कैसे डिक्लेयर करते हैं। मगर उसमें बहुत सारी जगहों पे ये लिखा हुआ है कि इसके लिए ये प्रिस्क्राइब चीज़ों को देखिए, वो प्रिस्क्राइब चीज़ों को देखिए। तो ये प्रेस्क्राइब कहाँ पे प्रेस्क्राइब है, ये सारी की सारी जो है वो कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017 में प्रेस्क्राइब है। अच्छा, फिर कुछ लोग पब्लिक कंपनियां हो या प्राइवेट कंपनियां हो, वो ये सोचती हैं कि यार ये पब्लिक ऑफरिंग जो करने जाते हैं इसके अंदर जो है वो इतने सारे लोग जो है वो जब पैसे लेके कंपनी में आ जाते हैं तो वो उनकी मदाखलत भी बहरहाल बाज़ औक़ात बियरेबल नहीं होती है, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं बगैर बगैर लिस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू? तो उसके लिए फिर एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2017। दिस इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू मेक पब्लिक offer of your shares and securities, but you will not be requiring to get it listed from the stock exchange. So this is very interesting law. Although it is an old law, इतना फेमस नहीं है, but it is very interesting law। तो इसको बहरहाल पढ़ के अगर आप लोगों को एडवाइस करेंगे तो लोग जो है वो इसके बारे में जानेंगे और फिर इसकी यूजफुलनेस बढ़ेगी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो ये आया एरिया जो मैंने अभी आपको कहा था कि बैच कलर जो है वो बेसिकली उन चीज़ों को रिप्लेस डिस्कस करता है जिसके अंदर जो है वो इस दफ़ा लॉ में चेंज आया है। लॉ में चेंज आया नतीजतन आईकेप ने अपनी प्रेस रिलीज जो 30 दिसंबर 2025 पे जारी की है, उस अमेंडमेंट्स को एडॉप्ट भी किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2020। इसके अंदर आपको ये मिलेगा कि अगर कोई कंपनी एक मर्तबा अपनी शेयर कैपिटल के साथ चलना शुरू शेयर 2025 इन दो एसआरओ को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो फिर इस सूरत हाल में ये वाला डॉक्यूमेंट यानी कि फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन अपडेटेड वाला हमारी क्लास में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है आपके पास जो है वो सिक्योरिटीज एक्ट
10वां नंबर ये है सिक्योरिटीज एक्ट 2015। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जो है वो मोस्टली जो है वो लिस्टेड कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है। और इसके ऊपर जो है वो इन्होंने ये सिलेक्टेड जो है वो सेक्शंस आपके सिलेबस में डाले हैं। 2 है, 63 से 65 है, 87 से 131 है। और फिर इसके बाद जो है वो इसके रिलीवेंट जो है वो कुछ चीज़ों को और कनेक्ट करना पड़ता है। जो इससे रिलीवेंट जो है वो चीज़ें हैं रूल्स और रेगुलेशन, जैसे कि जो है वो टेक ओवर रेगुलेशन है सिक्योरिटीज एक्ट से मुतालिक, तो उसको साथ में कनेक्ट करना पड़ता है, जिसका तस्करा नीचे 13 में भी आ रहा है। तो ये बहरहाल एक एरिया है जिसको जो है वो हमें कवर करना होगा। पीएसएक्स रूल बुक जो है वो ठीक ठाक जो है वो चेंज हुई है इस दफ़ा। पीएसएक्स रूल बुक में एक 14 जुलाई को अमेंडमेंट आई है, एक 3/10 को अमेंडमेंट्स आई है, 21/10 को अमेंडमेंट्स आई है, 24/11 को अमेंडमेंट आई है। तो ये 4 डेटों पे 2025 में मुख्तलिफ चीज़ों को अमेंड किया गया है पीएसएक्स रूल बुक में। पीएसएक्स रूल बुक स्टैंड फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल बुक। चैप्टर 5 जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है। और इस चैप्टर 5 में ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इन डेट्स पे, इसको इनकॉर्पोरेट करके हमें इसको कवर करना होगा। अच्छा, फिर लिस्टेड कंपनीज बाईबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2019। इसके अंदर जो है वो आपको ये मिलेगा कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को माजी में इशू करने के बाद आज अपने शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी देना चाहती है कि आप अपने पैसे वापस लीजिए और हमें अपने शेयर्स वापस दे दीजिए, तो इसको कहते हैं बाईबैक। ये लिस्टेड कंपनियों का भी होता है और अनलिस्टेड कंपनियों का भी होता है, मगर ये कि सिर्फ हमारे सिलेबस में लिस्टेड कंपनियों का कवर करने की ताकीद है। तो नतीजतन लिस्टेड कंपनियों का जो डॉक्यूमेंट है बाईबैक का, वही हम पढ़ेंगे। अनलिस्टेड का भी बाईबैक होता है, मगर वो बाईबैक जो है वो हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया था, सिलेबस के अंदर भी मेंशन है कि भाई रिलीवेंट रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर लीजिएगा। तो अब रिलीवेंट रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ एक ही है, उसका नाम है लिस्टेड कंपनीज सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 2017। ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि कोई लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर कैसे करना चाहिए। जैसे आजकल काफ़ी जो है वो इस लॉ के चर्चे हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो है वो क्विज फूड के ऊपर जो है वो टेक ओवर की एक्सरसाइज हुई है। तो भारत जो है वो क्विज फूड की टेक ओवर की एक्सरसाइज, इससे पहले जो है वो भारत जो है वो दूसरे लकी कोर में हुआ, फिर इसके अलावा आईसीआई में हुआ। इसके अलावा जो है वो जो है रफान मेज के अंदर जो है वो टेक ओवर की एक्सरसाइज हुई। तो मुख्तलिफ जो है वो टेक ओवर जो है वो हमारे मुल्क में होते रहे। सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो है क्विज फूड का। और इससे पहले बिल्कुल जो है वो जो कि हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है, वो मैं इंशाल्लाह जब आपको आगे पढ़ाना शुरू करूंगा तो उस वक्त डिस्कस भी करूंगा। वो पाकिस्तान सर्विसेज का भी टेक ओवर हुआ, जो कि बेसिकली पीसी होटल्स कहलाते हैं। तो उनके अंदर जो है वो कुछ डिस्प्यूट आ गए हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्प्यूट है, तो वो इंशाल्लाह एक जगह पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये टेक ओवर रूल्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, और इसके लिए जो है वो बहरहाल आपको पहले सिक्योरिटीज एक्ट को कनेक्ट करके इसके साथ इसको पढ़ना चाहिए। फिर पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन है। एक तो मैंने कहा कि पब्लिक ऑफरिंग करें मगर लिस्टिंग पे ना जाएं, तो उसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट्स रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और एक है, ये भी है प्राइवेट प्लेसमेंट वाला जो ऊपर मैंने आपको बताया 2017 का डॉक्यूमेंट। और इसी तरीके से एक जो है वो पब्लिक ऑफरिंग करें अपने सिक्योरिटीज की, पब्लिक से जो है वो अपने कामों के लिए पैसे जो है वो इक्विटी के इकट्ठे करें। उसके लिए जो है वो आपके पास एक दूसरा रास्ता है, वो है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 का। मगर इसमें ये जरूरी है कि आप पब्लिक ऑफरिंग करके अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट करवाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। यहाँ पे लिस्टिंग के बगैर पैसा इकट्ठा करना मना है। और इसके लिए जो है वो बहरहाल आपको एक SRO 1477 है, उसकी अमेंडमेंट्स को इसमें इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनियों के अंदर। इसके अलावा जो है वो NBFC के अंदर और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनियों के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाना जरूरी है। नंबर 1 लिस्टेड कंपनियों के अंदर, इसके अलावा जो है वो NBFC के अंदर, इसके अलावा जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर। लिस्टेड कंपनी कोई भी हो और NBFC भले लिस्टेड हो या ना हो, और पब्लिक सेक्टर कंपनी भले लिस्टेड हो या ना हो, उसके अंदर जो है वो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाने पड़ते हैं। ये सेक्शन नंबर 166 ऑफ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे लेके आएंगे, कैसे पता चलेगा कि वो इंडिपेंडेंट है? कोई आदमी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपने आप को पेश करना चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट के तौर पे आपके बोर्ड पे आना चाहता हूँ, आप मुझे ले लीजिए।
तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018। इसके तहत जो है वो बहरहाल हमें पढ़ाई करनी होगी। फिर इसके अलावा कंपनीज एक्ट जो है वो आपको मुख्तलिफ चीज़ों में ये बताता है कि आपको ये काम करना है। जैसे मिसाल के तौर पे 197 में उसने कहा है कि आपको, सेक्शन नंबर 197 में उसने कहा है कि अगर कोई आपकी कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर आता है तो उसकी आने की इत्तला रजिस्ट्रार को दे दीजिए। और जो है वो ये बता दीजिए कि अगर कोई डायरेक्टर जा रहा है तो जाने के ऊपर जो है वो, आपने उसको कैसे जाने के ऊपर मजबूर किया, उसने रिजाइन कर दिया, उसने उसको रिमूव कर दिया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसके बारे में भी रजिस्ट्रार को बताइए। मगर कैसे बताएंगे, इसके बारे में कोई प्रोसीजर ही नहीं है। तो जो भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हो, उसको मैं कहता हूँ कि वो कंपनीज एक्ट ये बोलता है आपको कि व्हाट टू डू। अगर उस व्हाट टू डू के बारे में हाउ टू डू ना हो, तो हाउ टू डू हमेशा आपको कंपनीज रेगुलेशन 2024 में मिलेगा, और पे कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन से लिंक होंगे, और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये कौन सा रेगुलेशन कौन से सेक्शन से लिंक होगा, ये मेरा काम, मगर एक बहरहाल फॉर द टाइमिंग आप ये नोट कर लीजिए कि ये वाले जो रेगुलेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 है, 8 से 14 है, 19 से 35 है, 56 है, इन वाले रेगुलेशंस को आपको एग्जाम के लिए कवर करना है। अच्छा, फिर मजीद ये बात कि इसके अंदर जो है वो भी अमेंडमेंट आई है, वो SRO 1356 ऑफ 2025 के थ्रू आई है। तो ये अमेंडमेंट्स के साथ हमें जो है वो बहरहाल इसको अपडेटेड करके फिर पढ़ना होगा। तो ये 16 डॉक्यूमेंट जो है वो इस एरिया में पढ़े जाएंगे, और इन 16 डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो आपने 35 से 45 नंबर की तैयारी करनी है। और ये 35 से 45 नंबर की तैयारी जो है प्योरली प्रैक्टिकल रीजंस के साथ, प्रैक्टिकल जो है वो तनाजुर में होगी। इसके अंदर जो है वो आपको सिचुएशंस को हैंडल करने सीखना होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद द रूट लर्निंग। और इसके अंदर जो है वो आप लोगों ने ये भी देख लिया कि इसके अंदर आपने एक तो ये कंपनी फर्दर इशू के अंदर अमेंडमेंट लॉ की देखी, PSX रूल बुक के अंदर देखी, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस के अंदर देखी, और कंपनीज रेगुलेशन 2024 के अंदर देखी। तो ये चार डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसकी जो है वो अमेंडमेंट्स हुई। अच्छा, फिर इसके अलावा अब मेडिएशन और आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है। मेडिएशन और आर्बिट्रेशन में ये होता है कि अगर कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स के दरमियान में डिस्प्यूट हो जाए, डायरेक्टर्स के दरमियान में डिस्प्यूट हो जाए, सप्लायर कस्टमर के दरमियान में डिस्प्यूट हो जाए, तो इसको सॉल्व कराने के लिए एक हाई कोर्ट वगैरह में जाने के बजाय एक मेडिएशन और आर्बिट्रेशन का उसूल है, वो बारह जो है वो बहुत यूजफुल होता है कंपनियों की जिंदगी में। फिर इसमें एक बात यह है कि कंपनी के मिसमैनेजमेंट के ऊपर आपको जो है वो कोई कंप्लेन करनी हो तो कहाँ पे करनी चाहिए। फिर रीस्ट्रक्चरिंग के कंपनी के अंदर जो है वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है तो रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी चाहिए। और गवर्नेंस से मुराद है कि भाई जो है वो कंपनी की जिंदगी में जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि हमें मजीद जो है किसी का माइक ऑन है, प्लीज अगर आप उसको ऑफ कर दें तो कंपनी की जिंदगी में कंपनी के मामलात को चलाने के लिए कोई मजीद सरपरस्ती की भी जरूरत महसूस होती है। तो उसके लिए SECP ने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो भी इस एरिया में कवर किया जाएगा। तो इस एरिया में हमें आइडियली क्या कवर करना है, 10 से 15 नंबर के लिए कंपनीज एक्ट के 276 से 292 सेक्शन। ये कंपनीज एक्ट जो मैंने आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में पढ़ाया, उसके जो है वो ये वाले सेक्शंस जो हैं 276 से 292, वो इस एरिया के अंदर कवर करने हैं। अब इस एरिया उस एरिया क्या मतलब, इससे बहरहाल ये फर्क पड़ता है कि वहाँ पे पढ़ाई की टोन अलग है, यहाँ पे पढ़ाई की टोन जो है वो डिफरेंट होगी। तो दोनों का अंदाज बयान, दोनों का अंदाज कंपाइलेशन, वो चीज़ें वो फर्क आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सेग्रीगेशन की गई है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2017 है, और इसके अलावा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016 है, और इसके अलावा कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018। ये येलो हाईलाइटेड है, ये सिलेबस से रिमूव हो गया। मैंने आपसे अर्ज की कि जो सिलेबस से रिमूव हुए हैं उसको जो है वो बहरहाल हमने जो है वो येलो हाईलाइटेड किया हुआ है। और इसके साथ जो है वो फिर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी के साथ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग रूल्स भी हैं, वो भी बहरहाल लॉ के साथ पढ़ने पड़ेंगे।
इस वाले कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी रूल्स में आपको ये मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर जो है वो लास्ट टाइम यानी जो पिछला अटेम्प्ट गुजरा है उसमें 12 मार्च का जो है वो सवाल भी आ गया था। और इसमें एक छोटा सा लॉ है, बस इसमें ये बात है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास अगर ओवर ड्यू रिसीवेबल्स हो जाए, यानी कि वो लोगों को जो लोन वगैरह देते हैं उसमें जो है वो अगर 1 साल तक ओवर ड्यू हो जाए, या फिर ये कि वो जो प्रोडेंशियल रेगुलेशंस में क्लासिफिकेशन की जाती है OEM सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस, अगर लॉस कैटेगरी में कोई रिसीवेबल खड़ा हुआ हो तो उसको आप आउटसोर्स कर सकते हो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी इस काम के लिए बनती है कि ये लोगों से उसके रिसीवेबल्स को परचेज कर लेती है डिस्काउंट पे, और फिर रिकवरी खुद करके अपने नफे बनाती है। तो बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। इसके अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट के साथ साथ इसके रूल्स भी पढ़े जाएंगे। जैसे कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट हटा दिया गया, इसी तरीके से इसके जो रेगुलेशन है वो भी हटा दिए गए। येलो हाईलाइटेड, बहरहाल ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब हम इसको इस दफा नहीं पढ़ने वाले। मजीद ये बात कि मैंने अभी आपसे बात की कि सेक्शन 156 में इसका तस्करा है कंपनीज एक्ट में कि कंपनियों की एडिशनल सुपरविजन की भी ज़रूरी है, ज़रूरत महसूस होती है। तो इसके लिए एडिशनल सुपरविजन के लिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर कंपनी को चुना है और लिस्टेड कंपनियों को चुना है। तो लिस्टेड कंपनियों के लिए उन्होंने एडिशनल सुपरविजन के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसका नाम है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इसको शायद आपने ऑडिट वगैरह के अंदर भी देखा होगा कि किस तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है। ये बहरहाल आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। पहले ये अदर लॉस के अंदर पढ़ाया जाता था, अदर लॉस के अंदर से इसको निकाल के इसको इस दफा जो है इन्होंने ये सेकंड वाले एरिया के अंदर डाल दिया है। रिहेबिलिटेशन को हटा के बहरहाल जो है वो ये वाली चीज को इन्होंने यहाँ पे ले आए हैं, यानी कि इसमें ये हुआ है कि रीशफलिंग हुई है। ये कोई नई चीज नहीं आई है, ये बेसिकली रीशफल किया है अदर लॉस से। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे सिलेबस का जो एरिया है वो है स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉस। जैसे मैंने कहा कि NBFC, बैंक और इंश्योरेंस 3 एरिया पढ़ने हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में इस वक्त कॉर्पोरेट लॉ जो चलता है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 से पहले होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 से पहले होता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उसको खत्म कर दिया गया है। ये कानून आज के दिन में कहलाता है रिपील लॉ। मगर उस रिपील लॉ के ये सेक्शन जिसको कहते हैं 282A से लेकर 282N, इसको आज भी महफूज किया गया है। कहाँ महफूज किया गया है? कंपनीज एक्ट 2017 के जो आज का कानून है उसके सेक्शन नंबर 509 को देखते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के ये सेक्शंस को सेव कर लिया गया है, महफूज कर लिया गया है। और इसको हमारे सिलेबस के अंदर इस मकसद के लिए डाला गया है कि NBFC के बारे में कवानीन को जमा किया जाए। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो कि मुश्तमिल है लीजिंग कंपनियों के ऊपर और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर। तो ये कंपनीज एक्ट में इसका तो कोई तस्करा ही नहीं मिलता, तो कंपनीज एक्ट में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, इसको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से पढ़ा जाएगा। सर इतना पुराना कानून पढ़ा रहे हैं तो रिपील हो गया है। बिल्कुल रिपील हो गया है, मगर इसके अंदर ये सेक्शन को महफूज रखा गया है 282A से लेकर 282N। अच्छा, इसमें येलो हाईलाइटेड अगेन, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है NBFC रूल्स 2003, ये खत्म हो गया, हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया। फिर इसके अलावा NBFC से मुतालिक एक तीसरा डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है NBFC रेगुलेशन 2008। ये अभी भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। और इसके अंदर बहरहाल जो है वो ये हुआ है कि 21-20 और 2025 SRO के थ्रू इसमें अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट तीसरा वाला पढ़ा जाएगा, पहला वाला एज रूटीन पढ़ा जाएगा, दरमियाना वाला ये NBFC रूल्स जो हैं ये लास्ट अटेम्प्ट तक पढ़ा जाता था, इस दफा बहरहाल इसकी कोई तलकीन नहीं है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस और बैंकिंग ऑर्डिनेंस, आपको आइडिया होगा, इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस बैंकों के ऊपर अप्लाई होता है। और इनके ऊपर वही सिलेक्टेड सेक्शंस को जो है वो इन्होंने सिलेबस के अंदर डाला है। इसी हद तक बहरहाल आपको अपनी पढ़ाई को कवर करना है। अब रहा सवाल जो है वो आखिरी एरिया, जो बहरहाल बहुत बड़ा दर्द सर होता है, यानी इसके अंदर इतनी सारी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। सबसे पहले है फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 जो है वो हमें पढ़ना है। चैप्टर नंबर 19 जो है वो लोन से मुतालिक है, चैप्टर नंबर 20 इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी से मुतालिक है। अब देखें, बात यह है कि स्टेट बैंक इन्वॉल्व है, फॉरेन एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है,
तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा। लोन जो होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगी वो फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट होगी या पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से बाहर की इन्वेस्टमेंट होगी। तो जहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल, वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसके चैप्टर नंबर 19 और 20 से मुतालिक आपको बातें पढ़नी है। इसमें चैप्टर नंबर 19 में ठीक ठाक अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसको कहा गया है ईपीडी सर्कुलर 1 ऑफ 2025, ईपीडी सर्कुलर ऑफ 5 और ईपीडी सर्कुलर ऑफ 12। ये तीन सर्कुलर जो है वो 2025 के हैं। ईपीडी स्टैंड फॉर एक्सचेंज पॉलिसी डिपार्टमेंट। और एक जो है वो पुराना सर्कुलर है फॉरेन एक्सचेंज सर्कुलर 4 ऑफ 2021। ये स्टार्टअप वगैरह से मुतालिक है। ये पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, पुराना सर्कुलर है, मगर इसको अब आपके सिलेबस के अंदर ऐड किया गया है। अच्छा, इसके अलावा कंपटीशन एक्ट है, वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा कंपटीशन एक्ट के नीचे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके अंदर ये भी है कि एंटी मनी एएमएल एक्ट 2010 एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आप लोगों को आइडिया होगा केफ लेवल पे थोड़ा सा बारीक सा जो है वो इसका टच है, मतलब यानी कि थोड़ा सा जो है वो स्लाइड सा कवरेज है वहाँ पे जो है वो आपने ये थोड़ा सा एएमएल एक्ट 2010 तो पढ़ा ही है। बहरहाल यहाँ पे बहुत डिटेल में जो है वो इसको पढ़ाया जाता है। मजीद ये कि यहाँ पे एएमएल रेगुलेशन 2020 भी इसके साथ है। एएमएल रेगुलेशन 2020 के सिर्फ चैप्टर 1 और 2 आपको कवर करना है। एक डॉक्यूमेंट होता था एएमएल रेगुलेशन 2015, उसके ऊपर 12 जो है वो पिछली अटेम्प्ट तक बहुत जो है वो शक व शुबात थे कि वो सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है। वो सिर्फ दो पेज का कानून है। तो मैं तो नॉर्मली उसकी स्कीम के तहत जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अंदर इन्होंने एएमएल रेगुलेशन 2025 को 2015 को बिल्कुल जो है वो सिरे से हटा दिया है। अब इसमें कोई शक व शुबा और जो है वो इबाम नहीं रहा कि एएमएल के लिए पहले जो तीन डॉक्यूमेंट पढ़े जाते थे आप सिर्फ दो पढ़िएगा, एएमएल एक्ट 2010 और एएमएल रेगुलेशन 2020। 2020 के ऊपर भी चैप्टर नंबर 1 और 2 आपको कवर करने हैं। दो नई चीजें ऐड हुई हैं सिलेबस में। दो नई चीजें कौन सी ऐड हुई? एक स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशन एक्ट 2023, नाम से लग रहा है कि ये स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज के ऊपर लगेगा। जो गवर्नमेंट की एंटिटीज है इनके ऊपर ये कानून लगेगा। ये लास्ट टाइम तक सिलेबस का पार्ट नहीं था मगर अब शामिल हो गया, मगर पूरा नहीं, इस हद तक के सेक्शन 2, 3, फिर 6 से लेकर 8 तक, फिर इसके अलावा 10 को लेकर 14 तक, फिर 20 से लेकर 22 तक, फिर 25 से लेकर 28 तक। इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 ये भी नया सिलेबस के अंदर ऐड हुआ। ट्रस्ट कैसे बनता है, ट्रस्ट कैसे चलता है, ट्रस्ट कैसे डिसॉल्व होता है, इसके बारे में जो कवानीन है हर सूबे के अलग अलग कवानीन है। इस्लामाबाद चूंकि किसी सूबे का हिस्सा नहीं है तो इसके लिए इस्लामाबाद का अलग से कानून है। हमें सारे सूबों को तो नहीं पढ़ने मगर एक इस्लामाबाद का बहरहाल पढ़ना है। फिर इसके बाद लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैंने कहा कि एडिशनल सुपरविजन की जो बातचीत है उसके बारे में बातचीत, ये एडिशनल ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये मैंने आपको अभी बताया कि ये रीशफल हो गया है। कहाँ पे रीशफल हो गया है? ये रीशफल हो गया है आपको जो है वो मेडिएशन आर्बिट्रेशन और जो है वो मिसमैनेजमेंट के एरिया के अंदर ये रीशफल हो गया है। तो नाउ दिस इज द एरिया ऑफ सेकंड एरिया, दिस इज पार्ट ऑफ द सेकंड एरिया, इसको फोर्थ एरिया से हटा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल 2013, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी स्टेट ओन्ड होती है मगर हमेशा हर स्टेट ओन पब्लिक सेक्टर नहीं होती है। फिर से समझ लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर जो है वो मैं बात करूं पीएनएससी की, मैं बात करूं पीआईए की, ये पीआईए पीएन पीआईए की मैं बात करूं, पीआईए जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी है। किसी जमाने में बहरहाल ये कोई सेपरेट कानून के तहत बनी थी मगर इसके बाद ये कंपनीज एक्ट में अपने आप को इसने कवर करवा लिया। तो जो गवर्नमेंट की एंटिटी हो और वो कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को बना के बैठी हो तो
उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी। और अगर जो है वो कोई गवर्नमेंट की एंटिटी हो और वो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई हो, तो उस सूरत हाल में फिर उसको कहते हैं जो है वो पब्लिक सेक्टर नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि स्टेट लाइफ जो है वो बनी है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के तहत। नेशनल बैंक की बात करूं, नेशनल बैंक बनी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1949 के तहत। अब ये जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत तो बनी हुई नहीं है, मगर ये के बारे गवर्नमेंट की है, तो इसको हम कहेंगे स्टेट ओन। और अगर हम जो है वो बात करें पीआईए की, तो पीआईए जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात करूं तो ये कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है। तो इसको मैं बहरहाल गवर्नमेंट के ओन होने के नाते में इसको पब्लिक सेक्टर भी बोलूंगा, और इसके साथ साथ मैं जो है वो इसको स्टेट ओन भी बोलूंगा। तो बहरहाल स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर दोनों को जो है वो हमें एग्जाम में डिटेल में पढ़ना होगा। पब्लिक सेक्टर के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है, वो है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013। अच्छा, इसके अलावा अगेन ये येलो हाईलाइटेड आ गया, इसके अंदर जो है वो आपको सहूलत हो गई कि ये सिलेबस से इस दफा एक्सक्लूड हो गया। अच्छा, फिर आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स, अगेन ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो चेंज हुआ है। आईकेप का कोड ऑफ एथिक्स जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको सिलेबस के लिए पढ़ना है। आपको ऑडिट के अंदर भी इसको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा टैक्स की क्लासों में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है, और इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ में भी डिस्कस किया जाता है। हालांकि है तो ये ऑडिट का सब्जेक्ट, अगर ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने डाल दिया है इसको थोड़ा थोड़ा, और इस बजाय 2024 से आपको पढ़ना है। तो जो समरी बनी वो ये बनी कि आपके पास जो है सिलेबस में दो नई चीजें आई हैं, यानी कि स्कीम के हवाले से जो लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो शशोपंज है कि स्कीम में क्या चेंज आया, क्या वो मामला। तो कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, आप लोगों जैसे चैंपियन के लिए तो कोई भी मसला ही नहीं है। वो चेंज ये आया कि जरा ये मेरे हाईलाइटेड को देख ले आप। जो चेंज आया वो ये आया कि दो चीजें ऐड हुई हैं। कौन कौन सी चीजें ऐड हुई? एक चीज ऐड हुई आपका जो है वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट 2023। स्टेट ओन एंटरप्राइज क्या होती है? वो होती है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी तो होती ही होती है, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अगर ना भी हो, यानी वो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई ना हो गवर्नमेंट की एंटिटी, जैसे कि स्टेट लाइफ है, जैसे कि जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो बहरहाल जो है वो फिर स्टेट ओन एंटरप्राइज के नाम से मशहूर होगी। तो हर पब्लिक सेक्टर स्टेट ओन एंटरप्राइज होती है, मगर स्टेट ओन एंटरप्राइज के अंदर वो भी शामिल है जो पब्लिक सेक्टर ना हो। ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट एक तो हमें सिलेबस के लिए पढ़ना है, और इस्लामाबाद का जो ट्रस्ट का लॉ है वो बहरहाल हमें सिलेबस के लिए पढ़ना है। ये दो चीजें इसमें ऐड हुई हैं। अच्छा, डिलीशन क्या हुआ? चार चीजें डिलीट हुई हैं। एक रिहेबिलिटेशन एक्ट डिलीट हुआ, एक रिहेबिलिटेशन एक्ट के साथ मुतसिल जो इसके रेगुलेशन थे वो भी डिलीट हुए। इसके अलावा एनबीएफसी का डॉक्यूमेंट या एनबीएफसी का कानून तो हमारे सिलेबस में है, मगर उसमें जो तीन चीजें पढ़ते थे उसमें से एक चीज जो है वो एनबीएफसी रूल्स 2003 जो है वो हमारे सिलेबस से बहरहाल एक्सक्लूड हो गया। और चौथे नंबर पे पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर एक्ट जो है वो हमारे सिलेबस से जो है वो एक्सक्लूड हो गया। तो चार चीजें एक्सक्लूड की हैं, और दो चीजें बहरहाल जो है वो सिलेबस के अंदर ऐड की हैं। अच्छा, फिर अमेंडमेंट्स कितनी हुई है? अमेंडमेंट जो है वो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन में अमेंडमेंट हुई। इसके अलावा पीएस6 रूल बुक में अमेंडमेंट हुई। इसके अलावा जो है वो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस के अंदर जो है वो अमेंडमेंट हुई। इसके अलावा जो है वो आपके ये कोड के अंदर जो है वो अमेंडमेंट हुई। कोड मतलब यानी कि कोड ऑफ एथिक्स, जो कि जो है वो मैंने कहा कि भाई जो है वो ऑडिट का एरिया है, मगर कॉर्पोरेट लॉ में इसको 2024 के हवाले से पढ़ना है। और इसके अलावा जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल के चैप्टर नंबर 19 की अमेंडमेंट्स हुई। तो अमेंडमेंट्स के ऊपर जो है वो आपके 6-7 डॉक्यूमेंट जो है वो बन गए, और इसके अलावा एक रीशफलिंग हो गई, और जो है वो दो नई चीज़ें आ गई, और चार चीज़ें पुरानी निकल गई। तो मिला जुला के बहरहाल ये सिलेबस का एरिया जो है वो सिलेबस का जो है वो एक मैप बन जाता है।
अच्छा, किसी ने पूछा कि क्या शुड वी गो थ्रू विद द प्रीवियस टाइम रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। ये देखिए आपकी चॉइस है। किसी ने सवाल पूछा है। देखिए हमारा इस तरीके से तरतीब होती है कि हम जो है वो लाइव क्लासेस तो मैं लेता रहूंगा। आपको क्लासों में अगर आने की सहूलत हो तो आप आ जाइएगा, नहीं हो तो बहरहाल आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है। बच्चों ने ही मुझे बताया, अब खैर हमने खुद भी इसके ऊपर कोशिश की है कि चूंकि हम सिलेबस या बहरहाल पढ़ाई एग्जाम के लिए कर रहे हैं, कोई कयामत के दिन सवाल और जवाब का तो मैटर है ही नहीं है कि अल्लाह हमसे पूछेंगे कि कॉर्पोरेट लॉ आपको कितना आता है। तो एग्जाम के लिए जितनी ज़रूरत है उस हवाले से अगर सिलेबस को पढ़ा जाए तो हमारा जो रुझान है वो हमारी रिकॉर्डिंग से, अगर 8 मुसलसल दिन आप लगाएं तो कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस हमारा मुकम्मल हो जाता है, और 11 मुसलसल दिन आप लगाएं तो हमारा एडवांस टेस्ट का सिलेबस पूरा हो जाता है। तो फिर इसके बाद जो उसके रिवीजन है, प्रैक्टिसेस हैं, वो बहरहाल आपके जिम्मे ज़रूर रहती हैं। मगर एक आपको ये मिल जाता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड विद इन द सिलेबस, एंड व्हाट इज द कवरेज ऑफ द सिलेबस, एंड व्हाट इज द डीप रूटिंग ऑफ द सिलेबस। यानी उसकी जो अंदर तक गहराई है वो भी बहरहाल आपके साथ शेयर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कि आप उसके अंदर जो है वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हमारा अपना भी प्रैक्टिस मटेरियल है, पास पेपर्स भी करते हैं। इसके अलावा आई के पी क्वेश्चन बैंक भी जिस हद तक ज़रूरी होती है वो भी करते हैं। तो आपके पास कोई और मटेरियल बचता नहीं है अगर आप 8 मुसलसल दिन लगा दें। मुसलसल दिन का मतलब ये है कि आप जो है वो 10 से 12 घंटे लगाएं, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आपका ये सिलेबस मुकम्मल हो जाता है। जो बच्चे बिल्कुल आखिर में एग्जाम के दिनों में पढ़ने बैठते हैं उनके लिए भी बहरहाल जो है वो एक हैंडी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि हैंडी जो है वो बहरहाल ये कवरेज हो जाती है। तो इट्स अप टू यू। अगर जो है आप मेरे पैटर्न पे चलना चाहें तो मेरा पैटर्न तो ये है कि मैं तो लाइव क्लासे लेता रहता हूँ। आप डेली बेसिस पे क्लासे लेते रहे, यानी कि हफ्ते में शायद 3 से 4 क्लासे होती है। उसकी बेसिस पे नोटिंग करते रहे, उसकी बेसिस पे रोज रोज पढ़ते रहे, ये भी एक जो है वो अच्छा जो है वो सबक हो जाता है, अच्छा तरीका हो जाता है। बाकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड लेके आप कर लें वो उसके लिए फिर आप रिकॉर्डिंग पे चले जाए। तो इट्स अप टू यू। हमने तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए जो है वो बेस्ट ऑफ द टाउन रखे हैं, इसमें कोई भी जो है वो दूसरी राय नहीं है कि कोई सिलेबस के अंदर जो है वो कमी नहीं है, कोई जो है वो मवाद की कमी नहीं है। बस दोनों चॉइसेस हैं। ये फैसला अब आपके जिम्मे रखा मैंने कि आप इसको जो है वो किस तरीके से लेके जाएंगे। अब मैं आपको मजीद जो है वो कुछ एक बातें बताऊं। जी अपना उसमें हैदर यही होता है कि हम जैसे जैसे आपने पूछा कि कोई चेंजेस है वो तो क्या आपके साथ शेयर करेंगे, जाहिर बात है बिल्कुल शेयर करेंगे। वो उसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम ये लाइव क्लासे कवर करते हैं तो उसमें वो चेंजेस वाली चीजें आएंगी, तो उसकी एक मुनासबत देख के कि भाई किस हद तक वो चेंजेस आपके साथ शेयर करनी है उसको भी शेयर कर लेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे। अब वो कितनी हद तक शेयर करना है, किस तरीके से करना है, वो वक्त पे जो है वो बहरहाल ये शेयर हो जाएगा। मगर एक बहरहाल जो है वो इस तरीके से शेयर होगा कि कोई हम सेपरेट इसके ऊपर सेशन चेंजेस का नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई चेंजेस के नाम से कोई टेस्टिंग का प्रोसीजर नहीं है। बस वो डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा तो आपके पास अगर वो चीज़ पुरानी है तो उसको अपडेट कैसे करना है वो बहरहाल जो है वो आपको एक सेपरेटली मौका फराहम कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं मजीद आपको जो है वो थोड़ा सा और टाइम ले लूँ। वो ये कि मैंने आपको अभी बताया, ये मैंने यहाँ पे इसका जो है वो नोट भी मार्क किया हुआ है कि ये लिस्टेड कंपनी का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लिस्टेड कंपनी जो है वो हमारे लिए एग्जाम में जो है वो काफी दर्द सर का बाइस बनती है। तो पहले तो मैं बता दूं कि लिस्टेड कंपनी कॉर्पोरेट लॉ में है कौन सी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि ये एक पब्लिक कंपनी होती है। आपको मालूम होगा कंपनीज एक्ट में दो टाइप की कंपनियां बनती हैं, एक पब्लिक होती है और एक प्राइवेट होती है। लिस्टेड कंपनियों को हमेशा पब्लिक कंपनी पहले बनना पड़ेगा, यानी कि ये नहीं होगा कि वो प्राइवेट होगी और इसको आप लिस्टिंग पे ले जाएं। लिस्टिंग का मतलब आप समझते हैं ना, इसके शेयर्स या सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती होंगी। तो वो प्राइवेट हो तो पहले उसको पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, वरना अगर पहले से पब्लिक कंपनी बनी हुई हो तो उसको आज तक आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कहते हैं, लिस्टिंग करने के बाद वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी बन जाती है।
या फिर ये लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी ना हो तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या भला है वो भी बता देते हैं। या ये कोई और एंटिटी भी होगी, जैसे कि एक एंटिटी होती है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है मगर आप उसको जानते होंगे, मुदारबा। मुदारबा एक जो है वो इस्लामिक फाइनेंसिंग बिजनेस होता है, मगर उसको स्टॉक एक्सचेंज में बहरहाल एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लिस्ट किया जाता है, उसके सर्टिफिकेट स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी होते हैं। तो आप अदर एंटिटी के अंदर ये ले लीजिए, यानी कि जो है वो मुदारबा को ले लीजिए। म्यूचुअल फंड को तो सभी जानते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो भी बहरहाल एक ट्रस्ट की शक्ल का होता है, मगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, इसको भी अदर एंटिटी में ले लीजिए। तो ये या तो ये पब्लिक कंपनी होगी। कंपनी से एक में दो टाइप की होती है, प्राइवेट या पब्लिक। तो पब्लिक को आप लिस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, या फिर ये कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी, या फिर ये कि कोई और एंटिटी लाइक जो है वो मुदारबा, लाइक जो है वो ट्रस्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, जिसकी सिक्योरिटीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। लिस्टेड का मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती हो। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई जो है वो शेयर्स होंगे कि कोई डिबेंचर्स होंगे। अगर कोई कंपनी ऐसी हो जिसके डिबेंचर्स ही सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो उस सूरत हाल में आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के ऊपर ये वाली जो है वो रिक्वायरमेंट, यानी कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई करना शुरू कर देना है। जो लिस्टेड कंपनी होती है उसका जो है वो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो काफी एक्सपेंडेड है। अब मैं बताऊं कैसे। ऐसे कि अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो उस सूरत हाल में उसके ऊपर आपको जो है वो PSX रूल बुक भी, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल बुक भी अप्लाई करने हैं। उसके ऊपर ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 ये भी अप्लाई करना है। इसके अलावा सिक्योरिटीज एक्ट 2015 मैंने अभी आपको बताया, वो भी आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा टेक ओवर लॉज जो है वो 12 जो है वो लिस्टेड कंपनियों के ऊपर अप्लाई होते हैं जब मैनेजमेंट चेंज होती है, तो वो भी अप्लाई करने हैं। तो आपकी लिस्टिंग होने के ऊपर आपको जो है वो चार और लॉज की बेसिस पे अपने आप को देखना पड़ता है। कौन कौन से लॉज? एक तो कंपनीज एक्ट तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे, साथ साथ आपको जो है वो आपको सिक्योरिटीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा, टेक ओवर रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, PSX रूल बुक भी फॉलो करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये लिस्टेड की सारी कहानियां साथ साथ अप्लाई होती है। फिर इसके अलावा जब लिस्टिंग के ऊपर जा रहे थे उस वक्त जो है वो हमारे कॉर्पोरेट लॉ का सबसे मुश्किल जो है वो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017, वो भी बहरहाल साथ में लिस्टेड कंपनियों के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो लिस्टेड कंपनी की जिंदगी में बहरहाल कंप्लाइंसेस का जो है वो भरमार होती है। इसलिए लिस्टेड कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी सवाल अगर लिस्टेड कंपनी की आती है तो उसका जवाब जो है बहुत ज़्यादा चेंज होता है एज कम्पेयर टू अगर हम उसको अनलिस्टेड कंपनी के तौर पे अगर एग्जाम में आंसर दे रहे हो। तो लिस्टेड कंपनी को जाने बगैर सवाल की जो है वो ज़खामत सही तरीके से तयन हो ही नहीं पाएगा। तो लिस्टेड कंपनी कौन होगी? जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और कौन सी जो है वो कंपनी वहां पे लिस्ट हो सकती है? प्राइवेट नहीं, पब्लिक होगी। और फिर क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है? यस हो सकती है। कोई और एंटिटी हो सकती है? यस हो सकती है। कोई एग्जांपल दीजिए। ट्रस्ट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड और मुदारबा। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा जो है वो मार्का होता है ये, कि जब सवाल आए तो सवाल को आप जो है वो लॉ में से खोल के देख सकें, यानी कि कहाँ से जो है वो ये सवाल आया है और इसका जवाब जो है वो मैं कहाँ से डिजाइन करूं। आपके पास ना इतनी सकत है, ना इतना जो है वो आपको बर्डन लेना चाहिए कि आप पूरा लॉ याद करने बैठ जाएं। वो इतना बड़ा है कि ये नहीं याद हो सकेगा। आपको बहरहाल किताब के ऊपर वर्क गर्दानी के ऊपर अपने आप को माहिर करना होगा। ये सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 38 से इसकी डेफिनेशन है। ऐसे ही आप लोगों को अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो कमांड हासिल करनी है, चाहे आप रिकॉर्डेड लेक्चर पे जाके 8 से 10 दिनों में कवर करें या मेरे साथ लाइव क्लासें लें। कमांड तो ऐसी होगी कि भाई ये कहाँ से है, ये किधर है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, ऐसे जो है वो मालूम होना चाहिए। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में क्यों पढ़ रहा हूँ? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो एक पार्ट है लिस्टेड कंपनी का, यानी लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को भी लिस्ट करवाना हो तो ये पॉसिबल है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होती कौन है? इसके बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज 9 है। इसके अंदर ये कहा गया कि एक ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है, या फिर एक कंपनीज एक्ट से पहले के जो लॉ थे, जो कि जो बेसिकली कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, या इससे पहले कंपनीज एक्ट जो है वो 2013 होता था। तो
1913 होता था। तो 1913 का जो है वो कंपनीज एक्ट, जो कि जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद हमने बड़े सगीर से अडॉप्ट किया था, या फिर 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस या कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, ये तीनों कवानीन जो कंपनीज एक्ट 2017 से पहले के हैं, उसको कंपनी लॉ कहा जाता है कॉर्पोरेट लॉ की किताब में। तो आप कंपनी बने हुए हो गए पाकिस्तान में, नंबर वन, या फिर ये कि आप पाकिस्तान से बाहर बनी हुई कंपनी हो गए, उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में डाल रहे हैं। क्या मतलब? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप सिटी बैंक का कभी ऑडिट करने जाएं, पाकिस्तान में जो सिटी बैंक है, आप इसको पूछेंगे आप पाकिस्तान में कब इनकॉर्पोरेट हुए, वो कहेंगे अब पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं है, हम तो यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, और यूएसए में इनकॉर्पोरेट होने के बाद पाकिस्तान में हम ब्रांच ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जो ब्रांच ऑपरेशंस होते हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ गए। इसके अलावा कोई भी एक ऐसी स्टेचुटरी बॉडी जिसको जो है वो उनके रिलीवेंट कानून के अंदर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया हो, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे पीएनएससी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, ओजीडीसी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इनको इनके कानून के अंदर कह दिया गया गया भाई आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ गए। तो जिसके जो कानून के तहत बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया गया, तो वो बहरहाल बॉडी कॉर्पोरेट, पाकिस्तान से बाहर बने हुए तो बॉडी कॉर्पोरेट, और जो है वो बहरहाल पाकिस्तान में कंपनी के तौर पे बने हुए हैं तो भी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट टू मीन कि यू आर कैरिंग द कॉर्पोरेट स्टेटस इन पाकिस्तान। अगर इसमें तीन जो है वो चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पाकिस्तान में बनती है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि सोसाइटीज जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, मगर भले लिखा हुआ है आप इसको सी नंबर में शामिल ना कीजिएगा, सोसाइटीज को स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट से निकाल दिया गया। कंपनीज एक्ट या तो कंपनियों के ऊपर अप्लाई होता है, या कुछ कुछ सेक्शन जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो जो चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसको कंपनीज एक्ट में बिल्कुल भी डिस्कस ना किया जाए, ना कंपनी के तौर पे ना बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे, इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये जो सोसाइटीज वगैरह है इनका लॉ जो है ये प्रोविंसेस गवर्न करेंगे, और कंपनीज एक्ट जो है वो बेसिकली फेडरली एडमिनिस्ट्रेड लॉ है, इनमें क्लेश आ जाएगा, इसलिए हम मना कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे लाने की कोशिश ना कीजिएगा। या फिर एक कोई ऐसी एंटिटी हो जो कि बाहर कंपनी नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट कैसे बनी? तीन तरीकों से बनी, या तो पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान से बाहर कंपनी, या फिर एक कोई स्टेशनरी बॉडी हो। इन तीनों में से पहले वाले को तो बात नहीं कर रहे, ये दूसरे को बात कर रहे हैं और तीसरे को बात कर रहे हैं। कोई एंटिटी ऐसी हो जो कि बहरहाल पहले में फॉल नहीं कर रही, यानी कंपनी नहीं है, इसको फेडरल मिनिस्टर इन इंचार्ज के पास ये पावर है। यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर इन इंचार्ज का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर, कि वो किसी एसआरओ के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू इसको एक्सक्लूड कर दे। कहाँ से एक्सक्लूड कर दे? बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट के साथ भी कंसोलिडेट होगा। तो जहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट का तस्करा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो कॉर्पोरेट स्टेटस को इनलार्ज कर रहे हैं। कैसे इनलार्ज कर रहे हैं? उसमें पाकिस्तान से बाहर की कंपनियों को भी ले रहे हैं और इसके अलावा स्टेशनरी बॉडीज को भी ले रहे हैं। मगर ये कि अगर जो है वो किसी स्टेशनरी बॉडी को या फिर एक बाहर की कंपनी को किसी फेडरल मिनिस्टर इन इंचार्ज ने यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बॉडी कॉर्पोरेट से निकाल दिया, तो फिर इसको बॉडी कॉर्पोरेट में ना लीजिएगा। यानी जिन सेक्शंस की कंसोलिडेशन वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसका कंसोलिडेशन वगैरह नहीं होगा। इसी तरीके से सोसाइटी भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर है। जी, अपना सैयद सलमान, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपसे तस्करा किया था कि ये जो है वो बिल्कुल जो है वो अनलिस्टेड कंपनियों के मुतालिक अप्लाई होता है और प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी अप्लाई होता है। बहरहाल जो है वो जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो तो उस वक्त डिटेल आ जाएगी, मगर आज मैंने यही बताया है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है और प्राइवेट के ऊपर अप्लाई होता है। क्यों? कि अगर लिस्टिंग के ऊपर जाना हो तो फिर तो इस मकसद ही नहीं है इस लॉ को यूज करना। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का वर्ड जो है वो इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि यू आर नॉट गोइंग इनटू द पब्लिक ऑफरिंग विद द पब्लिक एट लार्ज।
अच्छा, अब मैंने आपको लिस्टेड कंपनी बता दी। लिस्टेड कंपनी कैसे बनते हैं? आप अपनी सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएंगे। लिस्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 को फॉलो करना पड़ेगा। लिस्टिंग करवाने के लिए जो है वो आपको अपना स्टेटस कैसे डिफाइन करना है, या तो पब्लिक कंपनी बयान करोगे, या बॉडी कॉर्पोरेट बयान करोगे, या अदर एंटिटी बयान करोगे। तो ये डेफिनेशन समझ के अगर हम लिस्टेड हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो एक लिस्टिंग होने के लिए हमें पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 अप्लाई करना पड़ेगा। फिर लिस्टिंग हो जाने के बाद हमारी जिंदगी में कुछ एडिशनल कवानीन आ गए। सिक्योरिटीज एक्ट आ गया, इंक्लूडिंग टेक ओवर रेगुलेशंस आ गए। इसके अलावा जो है वो आपके ऊपर PSX रूल बुक आ गया। इसके अलावा जो है वो आपके ऊपर जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आ गया। अच्छा, ये सैयद हानिया जैनब, सर विल देयर बी नीड टू क्लेम दी सेक्शन नंबर्स ऑफ लॉ एज वेल? जी बिल्कुल। अगर आप सेक्शन नंबर को काबू नहीं करेंगे मिस सैयदा, तो आप जो है वो बेसिकली उस सेक्शन पे जाके देखेंगे कैसे लॉ में। मतलब आपके पास कोई जो है वो इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप बार बार जो है वो अपने आपको मालूम है कि ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आप जो है वो पेजेस पलटना और बहरहाल जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि अगर कोई चीज़ ना मिल रही हो। तो फिर जो है वो एग्ज़ाम में इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि आदमी अपने मिजाज को भी खुशगवार रखे, अपनी जो है वो दिमाग को भी हाजिर रखे। तो इसके लिए आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप वहाँ पे जाके पहुँच जाएं, देख लें। अभी मैं आपको जो है वो जब क्लास का एंड हो रहा होगा तो मैं आपको कंपनीज एक्ट भी दिखाता हूँ कि उसमें कैसे जाके इसको देखेंगे। आइए अगली बात। मैंने आप लोगों से अभी बात की कि भाई आपको जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी जो है वो बहरहाल आइडेंटिफाई करनी होती है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है वो स्टेट ओन भी होती है। तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी दो एडिशनल रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। एक अप्लाई होता है बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल 2013, और एक अप्लाई होता है स्टेट ओन एंटरप्राइज एक्ट 2023। पब्लिक सेक्टर होगी तो उसके ऊपर आपको जो है वो पब्लिक सेक्टर भी अप्लाई करना होगा, स्टेट ओन एंटरप्राइज का कानून भी अप्लाई करना होगा। और स्टेट ओन एंटरप्राइज की बहरहाल जो है वो अगर स्टेटस हुई तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पब्लिक सेक्टर ही हो। पब्लिक सेक्टर और स्टेट ओन में क्या फर्क होता है? पब्लिक सेक्टर वो होती है जो कि गवर्नमेंट ओन तो होती है मगर वो बनी हुई होती है कंपनीज एक्ट में। ये कैसे मैंने बताया, ये देखो। ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 54। means a company, whether public or private, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned, or not less than 50%, 51% of the voting securities or voting power of which are held by the government, any agency of the government। यहाँ पे एजेंसी से मुराद आप ले लीजिए नॉर्मली गवर्नमेंट पाकिस्तान में प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू कैरी करती है, या कोई स्टेशनरी बॉडी लाइक नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू करती है, लाइक स्टेट लाइफ के थ्रू कैरी करती है। इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और स्टेशनरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट नॉमिनेट और अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड के ऊपर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के हैं तो पब्लिक सेक्टर बन गई। या फिर एक अगर जो है वो डायरेक्टर्स के थ्रू अमल दखल नहीं है तो आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप कैसे? 51%। अच्छा, अब ये जो ध्यान रखिएगा, लोग नॉर्मली पब्लिक सेक्टर को पता नहीं क्यों कहाँ से राइज हो गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में कह देते हैं कि 50% से जायद गवर्नमेंट की। नहीं, 51%, 50% से जायद नहीं है, ये 51% है। कम से कम 51% अगर आपकी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग हुई। गवर्नमेंट से मुराद है यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो उस सूरत हाल में ये 51% की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो गई। और जो है वो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग नहीं है तो उसके 50% यानी मेजोरिटी से ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड पे है तो भी पब्लिक सेक्टर बन गई। अच्छा, इसके अंदर पब्लिक सेक्टर जो नॉट फॉर प्रॉफिट है वो भी शामिल है। तो क्या गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट बनाती है? यस बनाती है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है। इसके अलावा पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड मरियम नवाज का जो ये है, ये भी सेक्शन 42 की कंपनी है। सेक्शन 42 कंपनीज एक का वो सेक्शन है जो उन कंपनी को कॉर्पोरेटाइज करता है या कंपनियां बना कंपनियों का स्टेटस देता है जो चैरिटेबल पर्पस वगैरह के लिए बनी हुई हो। तो क्या गवर्नमेंट की भी एंटिटीज चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है? यस होती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी।
अच्छा, provided that nomination of directors by the commission on the board of securities exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it is a public sector company. This is very important. सेक्शन नंबर 165 में ये लिखा हुआ है कि एससीसीपी के पास ये पावर है कि वो कंपनीज के बोर्ड पे अपने बंदे बिठा सकता है। कंपनीज के बोर्ड पे अपने बंदे बिठा सकता है। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इटसेल्फ एक लिस्टेड कंपनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, आपने पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज का जो स्टेटस अगर चेक किया हो तो ये खुद भी एक लिस्टेड कंपनी है। और भारत जो है वो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का सारा मैकेनिज्म है ये कंपनी चला रही है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे जो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैं वो एससीसीपी के बंदे बैठे हुए हैं। एससीसीपी ने कैसे बैठा दिया? सेक्शन 165 के पावर के तहत बैठा दिया। अब सेक्शन 165 के पावर के तहत मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है वो एससीसीपी के बैठे हुए हैं। एससीसीपी क्या है? एससीसीपी कॉर्पोरेट लॉ का रेगुलेटर है। कौन इसको ऑन करता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बनाया है, फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। तो यार इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नमेंट के इनडायरेक्टली यानी गवर्नमेंट की एजेंसी ने यानी एससीसीपी ने मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे बैठाए हैं। तो फिर ये पब्लिक सेक्टर बन गई? नहीं 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 नहीं। गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू अगर जो है वो आप मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी के ऊपर लेके आते हो वो पब्लिक सेक्टर बन जाती है। मगर जिस एजेंसी के थ्रू आप ला रहे हो अगर उसका स्टेटस एससीसीपी है तो एससीसीपी जो है वो बहरहाल अगर किसी कंपनी के बोर्ड पे मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स बिठा दे तो उससे ये पास पावर तो है 165 के तहत, मगर उसकी 50% रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनती है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी की तारीफ आपने कैसे पढ़ी? गवर्नमेंट की 51% की ओनरशिप या फिर एक गवर्नमेंट की मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के थ्रू इन्वॉल्वमेंट। अब इसके ऊपर जरा एग्जांपल्स जरा नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड, ये रियल एग्जांपल है, करेक्ट, यानी बिल्कुल हकीकत। वो एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये रियल है। एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इमारात ऑफ अबू धाबी। और ये इनकॉर्पोरेटेड जो हुई थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे 1974 में। यानी ये कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है, पब्लिक सेक्टर है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड 60% शेयर होल्डिंग और जो है वो 40% इमाराती गवर्नमेंट के पास है। तो नतीजतन ये पब्लिक सेक्टर बन गई। कैसे पब्लिक सेक्टर बन गई? कि 51% शेयर होल्डिंग जो है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। कौन सी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या भारत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, दोनों गवर्नमेंट चलेंगी। दूसरी बात, पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक में बनी हुई है। इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ लीबिया। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में। इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर ऐसा है कि बोर्ड रिप्रेजेंटेशन आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू गवर्नमेंट। सिंस द गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर जो है वो ना 51% शेयर होल्डिंग कैरी कर रही है ना जो है वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। तो फिर इस सूरत हाल में ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनी। तीसरी एग्जांपल, एससीसीपी ने मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स बिठाए हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनेगी क्योंकि एससीसीपी की नॉमिनेशन जो है वो किसी कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनाती है। अगली बात, if the government is considering to dispose of its controlling shareholding to a private shareholder and it is also going to agree that initially a token shareholding will be purchased by the private investor। गवर्नमेंट कभी भी अपनी कंपनियों को प्राइवेटाइज करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी पीआईए को उन्होंने प्राइवेटाइज किया। अब प्राइवेटाइज जो पीआईए का किया है वो तो 75% शेयर होल्डिंग बेच दी, वरना ऐसा अंदाज नहीं होता गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या करती है कि थोड़ी थोड़ी शेयर होल्डिंग बेचती है। तो मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए लिखी है कि उन्होंने अगर शायद शुरू में थोड़ी सी शेयर होल्डिंग 5% बेची विद द राइट टू अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स। मगर ये के बहरहाल ये तरकीब उन्होंने रखी कि 5 खरीद ले, 10 खरीद ले, मगर सारे के सारे डायरेक्टर्स आपके होंगे। जैसे कि एतिसलात के साथ किया उन्होंने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की 26% शेयर होल्डिंग उन्होंने एतिसलात को दी। मगर ये कि जो है वो बहरहाल 26% के साथ उन्होंने ये एग्री कर लिया कि हमारा कोई डायरेक्टर यानी गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टर बोर्ड पे नहीं आएगा। अब क्या होगा?
Although in this case, the whole of the board will be representing the private shareholder. प्राइवेट शेयर होल्डर का बहरहाल इसमें जो है वो पुट शेयर होल्डिंग कैरी कर रही है। 51% शेयर होल्डिंग जब तक गवर्नमेंट जो है वो डिवॉल्व नहीं करेगी, जो खैर पीटीसी में तो अब उन्होंने डिवॉल्व कर दिया है, मगर शुरू में उन्होंने 26% दिया था। डायरेक्टर सारे एहतिसालात के बैठ गए थे, मगर चूंकि शेयर होल्डिंग 51% गवर्नमेंट के पास थी, नतीजतन वो पब्लिक सेक्टर ही रही। तो बहरहाल प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर काफी जो है वो पेशरफ्त हो रही है। आप इस वाली एग्जांपल को इम्पोर्टेंट समझिएगा। अगर जो है वो पब्लिक सेक्टर बनानी हो तो उसके लिए जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए दो क्राइटेरिया है, दोनों में से कोई भी एक हो जाए। 50% से जायद गवर्नमेंट की जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर इन्वॉल्वमेंट, या फिर एक 51% जो है वो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग, बेनिफिशियल ओनरशिप, दोनों में से कुछ भी हो जाए। प्राइवेटाइजेशन के अंदर नॉर्मली ये होता है कि बोर्ड सारा आपका यानी प्राइवेट इन्वेस्टर को कहा, मगर आप शुरू में थोड़ी 5 लीजिए, 10 लीजिए, तो टिल द टाइम कि आपके पास यानी गवर्नमेंट के पास जो है वो 51% शेयर होल्डिंग है, वो बल्ले प्राइवेट इन्वेस्टर्स का बोर्ड बैठा हुआ है, मगर ये पब्लिक सेक्टर ही कहलाएगी। अच्छा, आपको मैं थोड़ी सी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताऊं। अच्छा, आइडियाज लिमिटेड जो है ये इनकॉर्पोरेटेड है पाकिस्तान में, ठीक है ना, ये गुल अहमद ग्रुप की कंपनी, और ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब। इट इज अ कंपनी एंड ए बॉडी कॉर्पोरेट। आइडियाज जो है वो पूरी दुनिया में 12 आउटलेट खोल के बैठ जाए, मगर चूंकि इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुई है तो बॉडी कॉर्पोरेट है, और इसके साथ साथ ये कंपनी का स्टेटस कैरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि आइडिया आईएनसी जो है वो एक कंपनी हो, यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड हो, और ये पाकिस्तान में ब्रांच खोल ले, जिसको हम हमारी पढ़ाई में कहेंगे फॉरेन कंपनी। ये सेक्शन 434 में कहा गया है कि जो बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में ब्रांच ऑपरेशन कैरी करती हैं, इसको आप फॉरेन कंपनी बोलिएगा। ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल है, मगर बहरहाल ये सीरियल नंबर ए में नहीं है, ये सीरियल नंबर बी में फॉरेन कंपनी के नाम पे शामिल है। कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज के पास ये पावर है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के एसआरओ के थ्रू इसको बॉडी कॉर्पोरेट से निकाल दे। बॉडी कॉर्पोरेट से निकाल देगा तो फिर इसके ऊपर कोई भी जो है वो कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। तीसरी बात, सुंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके हाउसिंग सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून में लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है, मगर इसके बावजूद भी कंपनीज एक्ट में आप इसको कभी भी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहोगे, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं। अच्छा, आज मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन पढ़ाई है उस डेफिनेशन के ऊपर, जैसे किसी ने सवाल भी पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि क्या आपको जो है वो इसी तरीके से सेक्शंस के ऊपर कमांड होनी चाहिए, यस ऐसी होनी है होगी, तो फिर आप जो है वो चीज़ों को जाके देख सकेंगे। तो कंपनीज एक्ट जो है ये एससीसीपी की वेबसाइट वाला कंपनीज एक्ट, जो ओरिजिनल जो है वो कंपनीज एक्ट है, ये गजेटेड कॉपी, ये बहरहाल आपको पोर्टल पे अवेलेबल होगा। फिर एग्जाम के कुछ दिनों पहले आईकेप का जो है वो कंपेंडियम पे अवेलेबल हो जाता है। तो जैसा आपका मुनाशिर की कॉपी जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा।
लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी लिस्टेड कंपनी का मतलब ये होता है कि ये ऐसी कंपनी होती है जो कि या तो पब्लिक कंपनी होगी, या फिर ये कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 9 में। या फिर ये कि ये ऐसी अदर एंटिटी होती है जिसकी सिक्योरिटीज क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है, यानी कि बाइंग सेलिंग की जाती है। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखिएगा 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 में। ये आ गया। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स एक ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई हो, बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान से बाहर बनी हुई कंपनी होगी वो भी बहरहाल जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कहलाएगी। इसको हम लोग हमारी पढ़ाई में फॉरेन कंपनी कहेंगे। इसकी डेफिनेशन भी अभी आपको बताते हैं। या कोई ऐसी स्टेशनरी बॉडी जो कि जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे अपने रिलीवेंट कानून में लिखी हुई हो, जैसे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे कि जो है वो पीएनएसी है, जैसे कि ओजीडीसी है। मगर ये दोनों कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में नहीं आएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून के तहत बनी हुई हो, जिसको कहते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक 1860। और इसके अलावा कोई भी ऐसी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि बहरहाल कंपनी ना हो, तो फिर कौन सी कैटेगरी में आती होगी? ये बी और सी की कैटेगरी में आती होगी। इसके लिए जो है वो कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज के पास वो पावर है कि वो इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर सकता है। तो क्यों करेगा? बहरहाल वो किसी को रिलैक्सेशन देना चाहें तो करेंगे। का कभी किया है? नहीं, कभी नहीं किया। तो बहरहाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा लिंक विथ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज 9। ये कॉर्पोरेट से लिंक or conducts any business activity in Pakistan in any other manner as may be specified। फॉरेन कंपनियों को फॉरेन कंपनी के एम्बेड में डालने के लिए आज इन्होंने वर्चुअल को भी डाल दिया है, फिजिकल को भी डाल दिया है। आगे पता नहीं जिंदगी दुनिया किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। तो कोई होते वो शायद जो है कोई फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आगे जिंदगी में स्पेसिफाई किया जाएगा। फॉर द टाइमिंग तो यही है कि वर्चुअल सेटअप हो
या फिर एक बहरहाल आपका फिजिकल सेटअप हो, आप जो है वो पाकिस्तान कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, कोई वो क्लॉज नंबर 54 के अंदर पब्लिक सेक्टर, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि पब्लिक या प्राइवेट, ये कंपनी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट ओन एंटरप्राइज एंड द पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर भी गवर्नमेंट की एंटिटी होती है, मगर ये कंपनी इस एक्ट में बनना जरूरी है। और अगर जो है वो पब्लिक स्टेट ओन की बात करें, तो हर पब्लिक सेक्टर जो है वो स्टेट ओन होती है, मगर स्टेट ओन में वो भी शामिल हैं जो कंपनीज एक्ट में नहीं बने हुए हैं। मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बेनिफिट, मैंने कहा कि ध्यान रखिएगा 50% और मोर नहीं है भैया, मोर देन 50% नहीं है, 51% और मोर है of the voting securities or voting power of which are held by the government or any agency of the government or statutory body or in respect of each duty of its director। या तो आप 51% को लेके आइए या फिर एक मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को लेके आइए। ये दोनों में से कोई भी चीज लेके आ जाएं, गवर्नमेंट को कहा जा रहा है, तो आप जो है वो उस कंपनी के मालिक और वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। और इसके अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनी में अगर सेक्शन 42 भी हो तो बहरहाल वो भी, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट हो तो वो भी इसमें अंदर शामिल है। अगर नॉमिनेशन जो है वो एससीसीपी की होगी तो एससीसीपी की नॉमिनेशन से कोई पब्लिक सेक्टर नहीं बनता। एससीसीपी की नॉमिनेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एससीसीपी के बैठे हुए हैं। कोई कहने वाले कहते रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट की जो है वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, मगर इसके बावजूद भी वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहलाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी के ऊपर क्यों इतना एहतमाम, क्यों कि इसके ऊपर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला? जो अभी मैंने आपको बताया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज रूल 2013। और इसके अलावा फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट 2023। लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्यों एहतमाम? लिस्टेड कंपनी के ऊपर इसलिए एहतमाम कि लिस्टेड कंपनी को लिस्टेड बनाने के लिए हमने पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन पढ़ना होगा। फिर इसके बाद उसकी जिंदगी गुजारने के लिए PS6 रूल बुक को भी फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम इसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी फॉलो करेंगे। उसके अलावा उसके ऊपर सिक्योरिटीज एक्ट भी फॉलो करेंगे और टेक ओवर भी फॉलो करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जायचा दे दिया। फिर इसके अलावा मजीद ये कि मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ेंगे कि जो को डायग्नोस करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर रिज्यूम करेंगे। और जो है वो सूरत हाल ये कि हमारी तरतीब ये है कि जो भी लाइव क्लासों में आना चाहें तो आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन है। आप जैसे ही कोई सवाल पूछेंगे, अगर वो बिल्कुल जो है वो टॉपिक से पर्टिनेंट, यानी कि डिस्कशन से पर्टिनेंस या रिलेवेंट हुआ तो फौरन जवाब दे दिया जाता है। बाज़ औक़ात महसूस किया जाता है कि इसको जवाब दे के एक बात का तसलसल छूट जाएगा या टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, तो उसको एंड तक जो है वो मौखर कर दिया जाता है। बहरहाल जो क्लास के अंदर जो है वो हम माइक ऑन नहीं रखते हैं, ताकि माइक ऑन ना रखने की वजह ये कि उसमें फिर जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन आ जाती है, कुछ लोगों के सवाल, कुछ लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं होती है, तो फिर एक बात लंबी हो जाती है। क्योंकि यही लाइव क्लासेज जो है वो रिकॉर्डेड वर्जन में भी स्टूडेंट के पास अवेलेबल होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो इसकी कंसाइसनेस के अंदर भी वो मुख्तसरन और जो है वो टू द पॉइंट बात करके बात को खत्म की जाती है। तो आपका कोई सवाल हो आज की क्लास से मुतालिक?
इसी तरीके से हर क्लास में भी सवालात की कोई बातचीत हो तो एंड में भी पूछी जाएगी, दरमियान में भी आपको सवालात करने हो तो आप जरूर कीजिए। कोई है सवाल किसी का? नहीं है, चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। चलें, शुक्रिया सलमान साहब।